नमस्कार एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की जनवाइज इवेंट्स में। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं स्टोरीज विद मौसमी मैम के इवेंट में। और इस इवेंट में आपको बहुत प्यारी प्यारी कहानियां सुनने को मिलती हैं। और मौसमी मैम आप सभी को स्टोरीज के साथ में बहुत सुंदर, आप एक घंटे के आसपास में, 45 मिनट्स के आसपास में, एक बहुत ही शांति भरा सेशन होता है। ये एक एक्सपीरियंस और शांति भरा। इसके लिए आप सभी रेडी हो सकते हैं। आप चेक करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन एकदम सही है और एक बिल्कुल शांत सी जगह पे अपने इंटरनेट कनेक्शन के साथ में फोन को लेके सेशन को आप एंजॉय करें। इसी के साथ में मैं मौसमी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें और इस सेशन की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू दर्शना फॉर योर काइंड वर्ड्स, नाइस वर्ड्स रादर से। बहुत अच्छे से आप शुरुआत करती हैं कार्यक्रम का। और फिर से हम नई नई फूल चुनकर लाए हैं। हमारे फुलवारी में आज हर तरह के, हर रंग के फूल हैं। कुछ हंसते, कुछ गम के, कुछ मजेदार। तो हम आज सारे जितने भी रस हैं, हास्य रस, व्यंग रस, सबका आनंद लेंगे एक एक करके। शुरू करते हैं भक्ति रस से। हमेशा की तरह शुरुआत हम भक्ति रस से करते हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी है गुरु की आज्ञा। एक शिष्य था, समर्थ गुरु रामदास जी का, जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। अब समर्थ गुरु की जय भिक्षाम देही, समर्थ गुरु की जय भिक्षाम देही। भीतर से जोर से दरवाजा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, वो सर्व समर्थ है। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है। देखता हूं कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है, तू कल उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया। और आसपास के भी गांव वाले कहने लगे, अरे इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप ना कभी व्यर्थ नहीं जाता, बेचारा युवावस्था में भी जान गंवा बैठेगा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चला गया और सोचने लगा कि आज तो मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु समर्थ रामदास जी ने हंसते हुए कहा, ले आया भिक्षा? अब बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव हंसते हुए बोले कि भिक्षा ले आया? शिष्य जी, गुरुदेव भिक्षा में अपनी मौत ले आया और सारी घटना सुना दी और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य बोला, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूखा जा रहा है, भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में न जाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से चिंता क्यों कर रहा है, चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। और ये कहकर गुरुदेव भोजन करने चले। फिर सोने की बारी आई। तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारे चरण दबा दे। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव जी, कुछ क्षण बचा है जीवन में, उस क्षण में आपकी सेवा करके ही प्राण त्याग दूं, यही अच्छा होगा। और फिर गुरुदेव के चरण दबाने उसने शुरू कर दिए। अब गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर मत जाना। अब कहीं शिष्य जी, गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव अपने शब्दों को 3 बार दोहराए, चरण मत छोड़ना, चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। ये कहकर गुरुदेव जी सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपनी श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जो धन से भरी हुई थी, सोने चांदी हीरे मोती से भरी। शिष्य अब चरण दबा रहा है और ऐसे में तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट होती है और कहने लगती है, इधर आओ और ये सोने चांदी से भरा ये कलश तुम ले लो। शिष्य बोला, मुझे इसे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा कर, मैं वहां तक आकर नहीं ले सकता, अगर आपको देना ही है तो आप यहाँ आकर दे दीजिए। वो देवी सुनी तो कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें तो यहाँ आना ही होगा, देखो कितना सारा है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आकर दीजिए।
तांत्रिक का अपना पहला पासा असफल देख उसने दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा प्रहर बीतने को था, तब तांत्रिक ने भेजा। शिष्य समर्थ गुरु रामदास जी के चरण दबाने की सेवा कर ही रहे थे, तभी रात्रि का दूसरा पहर बीता और तांत्रिक ने इस बार उस शिष्य की मां का रूप बनाकर भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लिया। अब उस औरत जो माँ का रूप धारण करके आई थी वो बोली, आओ बेटा गले लगा लो, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहां नहीं आ सकता क्योंकि अभी मैं गुरु चरण की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपसे गले लगना है, लेकिन इसलिए आप ऐसा करो कि आप यहीं आ जाओ। और वो औरत देखी कि चाल काम ही नहीं आ रही है, तो वो चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत का रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला, चल मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई, उठ और चल। शिष्य भी झल्ला कर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर मुझे ले जाओ, लेकिन गुरु के चरण मैं नहीं छोड़ूंगा। बस फिर राक्षस भी चला गया और सुबह हुई। चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी और सूरज भी उदय हो गया। तो गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और बोले, सुबह हो गई? तो शिष्य बोला, हाँ जी गुरुदेव, ये तो सुबह हो गई। तो तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव हंसते हुए बोले। शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव, लग तो रहा है कि मैं जीवित ही हूँ। फिर सारी घटना याद की, रात्रि वाला, फिर समझ में आया कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि चाहे जो भी हो जाए चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा, बार बार यही कह रहा था कि जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो उसका तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार घबराती है, सोचती है। और तभी तो कहा गया है कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो जान, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु की आज्ञा सिर पर लेकर चले, स्वयं प्रभु राम गुरु की आज्ञा पर चले, और पूर्ण सदगुरु में ही समर्थ है कि वो प्रकृति के नियम को बदल सकते हैं। तो जो ईश्वर में नहीं बदल सकता, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम से बंधे होते हैं, लेकिन पूर्ण सदगुरु जो होते हैं वो नहीं। जय गुरुदेव। एक और शिक्षाप्रद कहानी। एक औरत अपने परिवार के लिए रोजाना भोजन पकाती थी और एक रोटी वो वहां से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती थी, और वो उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी कि जिसे कोई भी ले सकता था। तो एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पे चलता हुआ वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ होगा, जो तुम अच्छा करोगे तुम्हारे साथ लौट के आएगा। अब दिन गुजरते गए और ये सिलसिला चलता रहा। तो वो कुबड़ा रोज रोटी लेने के लिए आता और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वो तुम्हारे पास लौट के आएगा। अब वो औरत इस हरकत से ना तंग आ गई, मन ही मन खुद से कहने लगी, कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं और जाने क्या बड़बड़ाता रहता है, मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से ना अब निजात पाकर ही रहूंगी। और उसने क्या किया, उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके ना हाथ कांपने लगे। वो रुक गई और बोली, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे के आंच में जला दिया, एक ताजा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दिया। हर रोज की तरह वो कुबड़ा आया और रोटी लेकर चला, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वो तुम्हारे पास लौट के आएगा, बड़बड़ाता हुआ चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चलता है। हर रोज जब वो महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वो भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती है और भौचक्की रह जाती है।
अपने बेटे को अपने सामने देखती है, वो पतला दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो भूखा भी था, भूख से वो कमजोर हो गया था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, ये एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया, मैं मर गया होता। लेकिन तभी वहां पे एक कुबड़ा वहां से गुजर रहा था, उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे गोद में उठा लिया। भूख से मरे मेरे प्राण निकल ही रहे थे। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा, उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे ये कहकर दे दी कि मैं हर रोज यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज्यादा तुझे इसकी जरूरत है, तो ये तुम ले लो और मैं पानी पी लूंगा, तुम अपनी भूख को तृप्त कर लो। तो जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, तो उसकी माँ का तो चेहरा पूरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में वो बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वो रोटी आग में जला के नष्ट नहीं की होती, तो आज उसका बेटा वही रोटी खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत। और इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक वापस लौट के आएगा। तो हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए समय आपकी सराहना या प्रशंसा हो या ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे जरूर आप दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं, हथौड़ा नहीं चाबी से। यानी किसी गांव में एक ताले की दुकान थी। ताले वाला रोजाना अनेक तालों को तोड़ा करता और अनेक चाबियां भी बनाया करता था। ताले वाले की दुकान में एक बच्चा भी रोज काम सीखने आया करता था। बच्चा रोज देखा करता कि छोटी सी चाबी इतने मजबूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती है। एक दिन बच्चे ने ताले वाले से पूछा कि हथौड़ा ज्यादा शक्तिशाली है या ये ताला या ये चाबी? तो इतनी छोटी चाबी बड़ी ही आसानी से मजबूत ताले को कैसे खोल देती है, जबकि हथौड़ा को तो ताला तोड़ने में बहुत समय लगता है। दुकानदार ने मुस्कुरा के बच्चे से कहा, हथौड़े से तुम ताले के ऊपर प्रहार करते हो और उसे तोड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन चाबी ताले के अंदर तक जाती है, उसके अंतर मन को छूती है और उसके अंदर घूमकर ताले के अंतर मन को बिना चोट किए स्पर्श करती है और ताला आराम से खुल जाता है। वाह, कितनी गूढ़ बात कही। इसी प्रकार आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप लोगों के दिल में नहीं उतरेंगे, उनके अंतर मन को नहीं छुएंगे, तब तक तो आपकी इज्जत कोई भी नहीं करेगा, आपकी कोई परवाह भी नहीं करेगा। जिस प्रकार हथौड़े के प्रहार से ताला खुलता नहीं बल्कि टूट जाता है, ठीक वैसे ही अगर आप शक्ति के बल पर कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप हर बार नाकाम और असमर्थ ही रहेंगे, क्योंकि शक्ति के द्वारा आप लोगों के दिलों को कभी नहीं छू सकते। इसी तरह प्रभु को भी पाने के लिए हमें प्रभु को दिल से, प्यार से हर रोज पुकारना होगा। हमारा ताला 10वां द्वार है और हमारी चाबी उस सच्चे गुरु द्वारा बख्शी गई नाम की दान है। तो जब हम हर रोज उस मालिक को याद करके भजन सिमरन करने बैठेंगे, तो ये भजन सिमरन हमारा उस चाबी की तरह काम करेगा जो हमारे 10वें द्वार को खोल देगा। याद रखिए, एक भजन सिमरन ही है जो उस चाबी का काम कर सकता है और उस ताले रूपी हमारे 10वें द्वार को पार कर सकता है और खोल भी सकता है। अब हमें अपने मन को अहंकार के वश में रखकर हथौड़ा बने रहने देना है क्या? नहीं। या फिर मन को भजन सिमरन लगा के उस चाबी के रूप का बनाना है। उम्मीद है आप लोगों को कहानियां अच्छी लग रही हैं। बढ़ती हूँ। मैं पहले एक बार सारी धार्मिक कहानियां आप लोगों को सुना दे रही हूँ, उसके बाद मेरे पास बहुत मजेदार कहानियां हैं। हम लौटेंगे अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में, कुछ व्यंग के रसास्वादन भी हम करेंगे आज। तो चलिए पहले गुरु शिष्य भगवान, इन सब की कहानियां पहले हम सुन लेते हैं। समर्थ गुरु रामदास जी रोज संगत के समक्ष राम कथा सुनाते थे।
उनकी वाणी में ऐसा तेज था कि लोग मंत्रमुग्ध होकर कथा सुनते। परंतु एक विशेष श्रोता भी था जो रोज कथा सुनने आता, स्वयं हनुमान जी के ब्राह्मण वेश में। एक दिन गुरु रामदास जी अशोक वाटिका का प्रसंग सुना रहे थे। वे कहने लगे कि जब हनुमान जी माता सीता से मिलने गए तो लंका में रावण के बगीचे अशोक वाटिका में उन्होंने कई पेड़ उखाड़े। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, पंपा सरोवर देखा जहां सफेद कमल के फूल खिले। जैसे ही ये शब्द निकले, सभा में बैठे ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी ने टोक दिया, महात्मा जी, आपकी कथा तो बहुत सुंदर है, परंतु इसमें एक त्रुटि है। वो कमल सफेद नहीं लाल थे। गुरु रामदास जी मुस्कुराए और आप कथा सुनिए विप्रवर, इसमें विघ्न मत डालिए। उन्होंने फिर दोहराया, हनुमान जी ने सफेद कमल के फूल देखे। अब हनुमान जी फिर से बोले, महात्मा जी आप त्रुटि सुधार लें, वे कमल सफेद नहीं लाल थे। गुरुजी ने अब थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, आपको कथा सुननी है तो सुनिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। परंतु हनुमान जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे। महात्मा जी, आप जिसका वृत्तांत सुना रहे हैं ना, वो मैं ही हूँ। मैंने स्वयं कमल के फूल देखे थे और वो लाल थे, सफेद नहीं। अब सभा में सन्नाटा छा गया। सभी श्रोता आश्चर्य से उस ब्राह्मण को देखने लगे। गुरु रामदास जी ने शांत भाव से कहा, आप हनुमान जी हो सकते हैं, परंतु मैं जो कथा कह रहा हूँ वो सत्य है, मैं त्रुटि नहीं कर रहा। हनुमान जी को आ गया क्रोध। वो आगे कहने लगे, महात्मा जी मैंने स्वयं देखा है, फिर आप इसे गलत कैसे कह सकते हैं। अब गुरुजी भी स्थिर थे। सत्य का निर्णय तो अब स्वयं राम जी ही करेंगे। तो राम जी के समक्ष निर्णय का ये हुआ। गुरु रामदास जी और हनुमान जी ध्यान में गए और सूक्ष्म शरीर से राम जी के पास पहुंचे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये महात्मा कथा में त्रुटि कर रहे हैं। मैंने स्वयं कमल के फूल लाल देखे थे, लेकिन ये इन्हें सफेद बता रहे हैं। अब राम जी मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी इनसे क्षमा मांग लो। हनुमान जी हैरान, क्षमा मांगना, त्रुटि तो इनकी थी, फिर क्यों। परंतु प्रभु की आज्ञा का प्रश्न करना भी संभव न था। हनुमान जी ने गुरु रामदास जी से क्षमा मांगी और जाने लगे। तभी राम जी ने उन्हें रोक लिया और उन्हें सत्य का रहस्य बताया। राम जी ने प्रेम से हनुमान जी को पास बिठाया और बोले, हनुमान, जब तुम माता सीता से संदेश लेकर लौट रहे थे, तब तुम्हें उनकी दशा देखकर अत्यधिक क्रोध आ गया था। तुमने पेड़ उखाड़े, विध्वंस किया और क्रोध से तमतमाते हुए आगे बढ़े, और उसी क्रोध में तुम्हारी दृष्टि भ्रमित हो गई। जब तुम पंपा सरोवर के पास से गुजरे तो वहां पर सफेद कमल के तुम्हें फूल लाल दिखे, परंतु वास्तव में वो सफेद ही थे। तो गुरु रामदास जी की कथा नहीं कह रहे थे, वो दिव्य दृष्टि से सत्य ही देख रहे थे। उनकी दृष्टि में कोई विकार नहीं, कोई भ्रम नहीं। तो बाहरी नेत्र से देखा असत्य हो सकता है, पर दिव्य दृष्टि से देखा कभी असत्य नहीं हो सकता। हनुमान जी को सत्य का बोध हुआ। उन्होंने विनम्रता से गुरु रामदास जी को प्रणाम किया। तो विचार क्या है कि आज भी हर मानव के पास वो दिव्य दृष्टि है, परंतु उसका उपयोग वो नहीं कर पाता, क्योंकि दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए पूर्ण गुरु की कृपा की आवश्यक होती है, और केवल वही हमें वास्तविकता का दर्शन करा सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने एक बहुत ही रोचक चरित्र बीरबल जी की कहानी की ओर। अविद्या कहानी का शीर्षक है। और एक दिन दरबार में बैठे अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, ये अविद्या क्या होती है। तो उन्होंने कहा, जहां पना इसका उत्तर देने के लिए मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। अकबर ने कुछ सोचा, फिर सिर हिलाया, अच्छा तुम्हें छुट्टी दी जाती है, लेकिन लौट कर मुझे अवश्य समझाना। बीरबल ने सलाम किया और दरबार से चला गया। बीरबल सीधे नगर के सबसे कुशल मोची के पास पहुंचा और उसने मोची से कहा कि भाई मुझे एक खास जूती बनवानी। तो मोची ने नाप पूछी तो बीरबल हंसते हुए बोला, नाप वाप की कोई जरूरत नहीं, 1.5 फुट लंबी और 1 बित्ता चौड़ी बना दो, और हाँ इसमें हीरे जवाहरात जड़ देना, सोने चांदी के तारों से सिलाई कर देना, पैसे की चिंता मत करो, जितना मांगोगे मिल जाएगा। मोची को अजीब तो लगा, मगर सोचा जब ग्राहक खुश है तो मुझे क्या। उसने सिर हिलाया, ठीक है, तीसरे दिन आकर ले जाइएगा। 3 दिन बाद बीरबल जूती लेने पहुंचा। उसने मोची को मनचाही रकम दी और बदले में एक वादा लिया, भैया ये जूती तुमने बनाई है, इसका जिक्र कभी किसी से मत करना। मोची ने भी हामी भर दी। इसके बाद बीरबल ने एक जूती अपने पास रखी और दूसरी शहर के मस्जिद में जाकर फेंकी।
सुबह मौलवी साहब नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचे तो उनकी नजर उस विचित्र जूती पर पड़ी। इतनी चमचमाती सोने चांदी से बनी जूती उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अरे ये कैसी जूती? उन्होंने उसे उठाया, उलट पलट कर देखा, फिर एकाएक उनके मन में विचार आया, जरूर ये अल्लाह मियाँ की जूती होगी। हो सकता है खुदा तशरीफ लाए हो और ये यही भूल गए हो। बस इतना सोचते ही मौलवी साहब भाव विभोर हो गए। उन्होंने श्रद्धा से जूती को माथे से लगाया, उसे चूमा और फिर खुशी खुशी लोगों को दिखाने लगे, भाइयों देखो ये खुदा की जूती है, अल्लाह हमारे बीच तशरीफ लाए थे। जैसे ही ये खबर फैली, मस्जिद में भीड़ लग गई। हर कोई उस जूती को छूने, चूमने और माथे पर रखने की होड़ में लग गया। लोगों में ये आस्था इतनी गहरी हो गई कि वे बोले इसे मस्जिद में ही संभाल कर रखनी चाहिए। कुछ समय में ये खबर अकबर के पास भी पहुंची। अब बादशाह का भ्रम देखिए। अकबर ने आदेश दिया, जल्दी से वो जूती हमारे सामने लाओ। दरबार में जूती लाई गई। अकबर ने जूती को गौर से देखा। हीरे जवाहरात, सोने चांदी की कारीगरी से बनी उस अद्भुत जूती को देखकर वो भी चकित रह गए। ये तो सच में अल्लाह की जूती लगती है। उन्होंने भी श्रद्धा से जूती को माथे पर रखा, उसे चूमा और बोला, इसे मस्जिद में सबसे पवित्र स्थान पर रखा जाए। 4 दिन बाद बिरबल दरबार में वापस पहुंचा। उसने अकबर को सलाम किया, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। तो अकबर ने पूछा, क्या हुआ बिरबल, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो बिरबल ने दुखी स्वर में कहा, जहां पना बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मेरे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर चोरी हो गई। अकबर चौंका, क्या चोरी हो गया? बिरबल ने लंबी सांस ली। हमारे परदादा की जूती थी, चोर एक जूती उठाकर ले गया, बस एक ही बची है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे पास बची हुई जूती है? बिरबल ने जेब से दूसरी जूती निकाली और अकबर को दिखाया। अकबर का माथा ठनका। उन्होंने तुरंत मस्जिद से जूती मंगवाई और दोनों को मिलाकर देखा, दोनों एक जैसी थी। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। या अल्लाह, मैंने तो इसे खुदा की जूती समझकर चूमा था, माथे पर रखा था। अब बिरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पना यही है अविद्या। पता कुछ नहीं, पर भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और अकबर भी हंसे बिना न रह सके। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? आज भी बहुत से लोग बिना सोचे समझे, बिना तर्क किए किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। और अविद्या का अर्थ यही है कि ज्ञान का अभाव। इसलिए हमें सच्चाई को परखने की आदत डालनी चाहिए, न कि केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना चाहिए। अकबर बिरबल की कहानी हो गई। अब हम एक बार थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाते हैं और लौटते हैं अपने जवानी के दिनों में। सबके पास कुछ ना कुछ प्रसंग होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के। सबके क्रश हुए होंगे। आप लोग थोड़ा अपना कैमरा ऑन कीजिए तो पता चले कि हाँ, आप लोग कितनी शिद्दत से मेरी कहानी सुन रहे हैं। चलिए, इस कहानी का शीर्षक है खोई हुई मुस्कान। वो मुझसे बड़ी थी, मगर दीवानगी का उम्र से क्या रिश्ता? मैंने उसे पहली बार कॉलेज के गलियारों में देखा था। आंखों में शरारत, होठों पर हल्की सी मुस्कान। जब वो हंसती थी, जैसे पूरी दुनिया रोशनी से भर जाती। उसकी हल्की सी झलक, उसकी हंसी की हल्की सी खनक, और बस मैं जी लिया करता था। वो मेरी दुनिया थी और मैं उसकी भीड़ में कहीं गुम एक अजनबी। फिर एक दिन खबर मिली कि उसकी शादी हो गई। बेहद स्मार्ट, अमीर, हर लिहाज से एक परफेक्ट इंसान से उसकी शादी। उसकी दुनिया अब बड़ी थी। शानदार घर, महंगी गाड़ियां, नाम, रुतबा, सब कुछ। मैंने सोचा शायद खुश होगी वो, बहुत खुश। मगर वक्त की किताब में जो लिखा होता है ना, वो अक्सर इंसान की सोच के परे होता है। सालों बाद आज अचानक दिख गई। पहली नजर में पहचाना ही नहीं। वही लड़की जो कभी जिंदगी से भरी हुई थी, आज जैसे वक्त से हार कर खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह थकान थी, आंखों में सपनों की जगह सन्नाटा। पहले वो भीड़ में सबसे अलग दिखाई देती थी, और आज वो भीड़ में गुम थी। पता चला पति शराबी था और बीमारी ने छीन लिया उसे।
बेटा विदेश में बस गया, सालों से आवाज तक नहीं सुनी उसकी। घर तो बड़ा था, लेकिन सूनापन उससे भी बड़ा। रिश्तों के नाम पर बस कुछ अधूरे वादे रह गए थे और हकीकत में सिर्फ अकेलापन। मैंने बस इतना ही पूछा, कैसी हो? वो चुप रही कुछ पलों तक, फिर अचानक उसकी आंखें भर आई, जैसे बरसों से रुका हुआ समुंदर आज किनारों को तोड़ देना चाहता। फूट फूट कर रोई। कहने लगी, 3 बार खुद को खत्म करने का मन भी बनाया था, पर पता नहीं कौन सा डर था जिसने हर बार रोक लिया। मैं बस सुनता रहा, सोचता रहा कि कभी जिसे पाने की ख्वाहिश की थी, आज उसे देखकर खो देने का एहसास ज्यादा गहरा क्यों हो रहा है। हाँ, यही जिंदगी। कभी हमें लगता है कि हमने किसी को हमेशा के लिए खो दिया, फिर एक दिन वही इंसान इस हाल में मिलता है कि हम खुद सोच में पड़ जाते हैं कि काश मैंने उसे ऐसे ना देखा होता। कुछ चेहरे यादों में मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हैं, और हकीकत में मिले तो उनकी उदासी उम्र भर का दर्द दे जाती है। हम अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में जिन लोगों का तसव्वुर करते हैं, जिनके साथ हसीन पल बिताने के सपने देखते हैं, उन्हें हम तकलीफ में अगर देखें हकीकत में, तो सचमुच ये बहुत, ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन कई बार हो जाता है हमारे ना चाहते हुए। चलिए, माहौल थोड़ा गमगीन हो गया, इसको हल्का करते हैं। मुस्कुराएं। आइए, देखिए, हम सब में से बहुत लोग रिटायर्ड हैं, और रिटायर्ड बेचारा क्या करे, उसकी तो हर हाल में कुछ ना कुछ गलती ही निकाल दी जाती है। रिटायरमेंट वो पड़ाव है जहां आदमी सोचता है कि अब जिंदगी शांति से कटेगी, पर असल में यही जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, खासकर जब घर में एक पत्नी हो जो हर परिस्थिति में आपकी कमियां निकालने के लिए हमेशा तैयार रहती है। देर तक सो जाओ तो आफत। सुबह की मीठी नींद में गुनगुना रहे थे कि अचानक, आह, अब उठ भी जाओ, आपके जैसा भी कोई सोता है क्या? रिटायर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि दोपहर तक सोते ही रहोगे। अब कोई ऑफिस तो जाना है नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बिस्तर से ही चिपके रहोगे। बेचारा रिटायर्ड पति चौंक कर उठकर बैठता है, अच्छा जी, अब तो जल्दी ही उठना पड़ेगा। जल्दी उठ जाओ तो बड़ी आफत। अगले दिन उससे सबक लेते हुए सुबह 5:30 बजे ही उठने की ठानी। उठकर थोड़ा इधर उधर टहलने लगा, मगर तभी उफ, आपको तो बुढ़ापे में नींद भी नहीं आती, दूसरों को तो सोने दो, एक दिन भी चैन से सोने नहीं देते, सुबह सुबह उठकर बड़बड़ करने लगते हो। अब तो ऑफिस भी नहीं जाना होता, चुपचाप सो जाइए, हमें भी सोने दीजिए। पति ने फिर से उलझन में कहा, अच्छा तो देर से उठना भी गुनाह और जल्दी से उठना भी? अब घर पर ही रहो तो भी आफत। थोड़ा आराम से घर में बैठने का मन बनाया, मगर सुबह होते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हो और चाय पर चाय के लिए चिल्लाते रहते हो। कभी खुद भी कुछ काम कर लिया करो, कम से कम अखबार ही उठा लिया करो, और हाँ, कभी घर से बाहर भी निकला करो, हमें भी थोड़ी सी चैन की सांस लेने दो। बाहर निकल जाओ तो भी आफत। घर में बैठने की मनाही थी तो सोचा थोड़ा बाहर घूम आता हूँ, मगर जैसे ही लौटे, कहाँ थे आप इतनी देर से? अब नौकरी भी नहीं है, फिर भी घर पर टिकना नहीं होता। कभी अपने परिवार के साथ भी बैठा करो, कभी मुंह से भगवान का नाम भी लिया करो। अब पूजा पाठ करो तो भी सुनना पड़ गया। रिटायर्ड आदमी ने सोचा चलो पूजा ही कर दिया जाए, शायद इससे शांति मिले। घंटी बजाने लगे, मगर ये घंटी बजाने से कुछ नहीं होने। अगर इससे कुछ होता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी टाटा या बिल गेट्स नहीं, बल्कि कोई पुजारी होता। अब बेचारा पति, अब तो भगवान भी मेरी हालत नहीं सुधार सकते। उफ, कुछ काम कर लो तो भी आफत। रिटायर्ड आदमी खाली बैठना नहीं चाहता तो कुछ पार्ट टाइम काम करने लगा, मगर पत्नी फिर से शुरू हो गई, हर वक्त काम काम काम। पैसे की मोह माया बुढ़ापे में भी तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती। हम यहाँ बंधुआ मजदूर है क्या, जो पूरा दिन घर संभाले और शाम का आपका इंतजार करें? पत्नी को घुमाने ले जाओ तो भी आफत। रिटायरमेंट के बाद पत्नी को खुश करने के लिए तीर्थ यात्रा का प्लान बनाया, चलो हरिद्वार चलते हैं। मगर देखिए ना, सक्सेना जी अपनी बीवी को शिमला, मसूरी और दार्जिलिंग घुमाने ले जाते हैं, और एक आप हैं
हमें हरिद्वार नहलाने ले जा रहे हैं, कोई और जगह नहीं मिली? अगर किसी अच्छी जगह घुमाने भी ले जाओ तो भी आप, चलो इस बार गोवा चलते हैं। पति ने सोचा अब तो पत्नी खुश होगी, अपना घर ही सबसे अच्छा है, बेकार के पैसे उड़ा रहे हो, लगता है फालतू पैसे आ गए हैं जो इतना उछल रहे हो, घूमने में क्या रखा है, इतने पैसों से घर पर नया पेंट करवा सकते हैं या साल में 2 साल में कपड़े खरीद सकते हैं। पुराने गाने सुनो तो आफत, थोड़ा दिल बहलाने के लिए रेडियो पर पुराने गाने सुनने लगा। बुढ़ापे में गाने सुन रहे हो, अब जवानी चलने लगी है, कोई भजन वजन राम धुन ही सुन लिया करो। करे तो इंसान क्या करे, दोस्तों से फोन पर बात कर लो तो भी आफत, दिन भर फोन में लगे रहते हो, किस किस को फोन करते हो, हमें तो नहीं करते, हम तो नहीं करते किसी को, बन ठन के रहो तो भी आफत। रिटायर्ड पति एक दिन अच्छे से कपड़े पहने, बाल संवारे और घर में घूमने लगा। अरे ये बुढ़ापे में क्या श्रृंगार कर रहे हो, कहीं जाना है क्या, घर में ही सज धज कर बैठे हुए हो, अरे बहुएं क्या कहेंगी। बाहरे रिटायरमेंट, अब बेचारा रिटायर्ड आदमी करे तो क्या करे, घर में रहे तो आफत, बाहर निकले तो आफत, सोए तो आफत, जागे तो आफत, पूजा करे तो आफत, घूमने जाए तो आफत। रिटायरमेंट का मतलब अब आपको ऑफिस नहीं बल्कि बीवी की मीटिंग्स अटेंड करनी है, और ये नौकरी बिना तनख्वाह की होने वाली है। तो सभी रिटायर्ड बंधुओं को समर्पित थी, और ऐसा होता है कि हम जो भी करें उसमें कुछ ना कुछ मीन मेक निकल ही आती है। और एक बहुत मजेदार बात है, पत्नियों का देखिएगा कोई विशेष दिन हो और अगर आप भूल जाएं फिर तो आपकी आफत। एक बीवी के जन्मदिन पर हर साल एक तोहफा देने की बारी आती है, वो भी सोचिए कितना कठिन परिस्थिति हो जाता है तोहफा देने वाले के लिए। बीवी के जन्मदिन का तोहफा हर साल का सबसे बड़ा बवाल। हर साल की तरह इस साल भी वही बवाल सामने था, बीवी को जन्मदिन पर क्या गिफ्ट। पति बेचारा गहरी सोच में था, एक गलत तोहफा और पूरा साल तानों की बारिश झेलनी पड़ सकती है, लेकिन जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। पहला प्रयास, घड़ी। पति ने सोचा समय की सबसे अनमोल चीज है तो क्यों ना इससे घड़ी ही दे दूं। जैसे ही बीवी ने घड़ी खोली चेहरा तमतमा उठा, हाथ नचाते हुए बोली, समय देखने से क्या मिलेगा, मेरा तो समय उसी दिन खराब हो गया जब मैंने तुमसे शादी की। पति शॉक्ड, भाई ये घड़ी तो टाइम दिखाने के साथ साथ रिश्ते भी बिगाड़ रही है। अब उसने सोचा कि चलो दूसरा प्रयास, गहने। पति ने रणनीति बदली, चलिए गहने देते हैं, हीरे का हर औरत का शौक होता है। तो बीवी ने डब्बा खोला और मुंह बनाते हुए बोला, फालतू पैसों की बर्बादी, ये तो पुराने डिजाइन की है और वैसे भी मैं पहनती कहाँ हूँ, आखिरी बार तुम्हारी साली की शादी में पहना था, वो भी 2 महीने पहले। अब पति बेचारा कंफ्यूज, अरे भाई अगर न पहनने वाली थी तो लिस्ट में क्या था। तीसरा प्रयास, मोबाइल। पति ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और लेटेस्ट मोबाइल गिफ्ट दिया। बीवी ने बॉक्स खोलते ही नाक भौंसी को, मेरे पास तो पहले से ही है और वैसे भी तुम्हारा वाला ज्यादा अच्छा है। पति ने राहत की सांस ली, कोई बात नहीं, मैं बदल कर मेरे जैसा ला देता हूँ, रहने दो, महंगा होगा और मुझे उसके फंक्शंस भी समझ में नहीं आते। अब पति बेचारा चिंतित, समझ तो मेरी भी नहीं आ रहा है कि आखिर दूं क्या। अब चौथा प्रयास, परफ्यूम। पति ने रोमांटिक मूड में एक महंगा परफ्यूम गिफ्ट कर दिया। बीवी ने डब्बा खोलते ही शक भरी निगाहों से घूरा, ये तो नहीं नहाने वालों के चोचले हैं और मुझे देकर तुम साबित क्या करना चाहते हो। अब तो पति का सिर चकराया, अब मैं सफाई भी दूं कि तुम पहले से ही इतनी खुशबूदार हो कि इसकी जरूरत नहीं। तो पांचवा प्रयास क्या है, रेशमी साड़ी। पति ने सोचा साड़ी हर औरत की पसंद होती है, पर बीवी का रिएक्शन फिर भी निराशाजनक था। ये कौन पहनता है आजकल, कभी कभार किसी त्योहार या शादी में पहनेंगे, फिर रखी रहेगी। अब पति सिर पकड़कर बैठ गया, तो फिर क्या पहनना है। अब छठा प्रयास, चलो सूट देते हैं। पति ने फिर से कोशिश की और फिर एक खूबसूरत सूट गिफ्ट किया। बीवी आंखें तरेते हुए, फिर पैसे की बर्बादी, इतने सारे सूट पड़े पड़े सड़ रहे हैं, इसको रखने का अब सिर दर्द मैं कहां से लाऊं। अब तो पति के सिर में सच में दर्द होने लगा, तो फिर चाहती क्या हो तुम,
अब 7वां प्रयास, गुलदस्ता। पति ने सोचा अब तो फूल देकर ही प्यार जताऊं। बीवी ने गुलदस्ता हाथ में लेते ही कहा, ये फूल पत्ती में क्यों कैसे बहा आए? इससे तो अच्छा था बाहर गमले में लगे हुए थे फूल। पति बाहर गया, गमले से फूल तोड़कर लाया और बोला, लो जी, अब तो गमले वाले फूल दिए। अब तो बीवी आंखें तरेते हुए, ये क्यों तोड़ लाया? कितने अच्छे लग रहे थे, और वैसे भी मैंने इसे कल सुबह की पूजा के लिए रख छोड़ा था। पति का हालत खराब। अब तो भगवान भी मेरी गलती माफ नहीं करेंगे। आखिर में कुछ नहीं, पति ने सोचा अब तो कुछ भी मत दो, वही सबसे अच्छा रहेगा। शाम को घर पहुंचा तो बीवी ने प्यार से पूछा, सुनिए जी, आज क्या दिन है? क्यों? फ्राइडे। उहुं, तारीख तारीख 31 जनवरी। बीवी आंखें घुमाते हुए, तो अब पति घबराते हुए, हैप्पी बर्थडे। बीवी गुस्से में, बस अब बोलो, मेरा तोहफा कहाँ है? अब तो पति के पास बेहोश होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो बीवी का गिफ्ट चुनने से अच्छा है कि यूपीएससी का एग्जाम ही दे दिया जाए। तो हो गई, आज हमने 2 व्यंग कथाएं सुनी। एक रिटायर्ड बेचारा क्या करे और एक पत्नी को क्या उपहार दिया जाए। चलिए, आज की एक और कहानी है मेरे पास, वो भी सुना देते हैं आपको। थोड़े से अलग रस की है लेकिन काफी व्यवहारिक है। उम्मीद है इस कहानी से भी हमें कुछ न कुछ तो जीवन का सीखने को जरूर मिलेगा। अपनी मर्यादा अपने हाथ में। उस दिन मेरे मायके में मेरी छोटी बहन की सगाई थी। मैं अपने पति के साथ बड़ी खुशी खुशी वहां पहुंची। थोड़ी देर हो चुकी थी, लेकिन दिल में बस यही उमंग थी कि अपनी बहन के इस खास दिन पर समय से पहुंचूं। छोटी बहन की सगाई जान पहचान के लड़के से ही हो रही थी। उसकी होने वाली सास मेरी माँ की घनिष्ठ सहेली थी। ऐसी सहेली जिससे माँ अपने दिल की हर बात साझा कर सकती थी। जब भी मैं शादी के बाद मायके आती तो उनकी तरफ से जरूर हो आती थी, फिर वो मुझसे भी मिलने आती। जब हम पहुंचे तो काफी रिश्तेदार वहां मौजूद थे, यहाँ तक कि मेरी बहन के होने वाले ससुराल के लोग भी थे। मैं सबसे अच्छे से मिली, बड़ों के पैर छुए, छोटों का हाल चाल पूछा। मगर न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे मैं कोई बेचारी हूँ। पहले तो लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब अंदर जाकर मम्मी और भाभी के साथ बैठी महिलाओं को बातें करते सुनी तो मेरे तो पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई। वो मेरे और मेरे ससुराल वालों के बारे में ही बातें कर रहे थे और मेरे पति की आलोचना कर रहे थे। ताई जी बोल रही थी, हाय राम, हमारी बड़ी बिटिया को तो देखो, कितना दुखी है ससुराल में। वहां के लोग इसे बहुत परेशान करते हैं, सारा काम इसी से करवाते हैं, और इसके पति अगर ठीक से कमाते तो इसे छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज न होना पड़ता। मम्मी ने धीरे से जवाब दिया, जी जी, हमने तो अच्छा सोचकर शादी किया था, हमें क्या पता था कि इसकी किस्मत में इतने दुख लिखे हैं। भाभी ने बात बदलनी चाहिए, अरे आज का दिन तो खुशियों का दिन है, छोटी की सगाई है मम्मी जी, आप आज के दिन तो ये सब मत सोचिए। तभी भाभी की नजर मुझ पर पड़ी, उन्होंने तुरंत मेरी ओर देखकर कहा, अरे दीदी, आप आ गई? वहां दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आइए ना। वैसे भी बहुत देर कर दी आपने, सगाई शुरू होने ही वाली थी, सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। मुझे कुछ कहने का मौका मिलता इससे पहले ही ताई जी फिर बोल उठी, अरे इसकी किस्मत हम जैसी कहाँ, पहले अपने ससुराल का सारा काम किया होगा, रोटियां सेकी होगी, तभी तो इसे यहाँ भेजा होगा। पापा अंदर आए तो बोले, चलो कार्यक्रम शुरू हो करता है ना, मुहूर्त निकलता जा रहा है। सब लोग बाहर चले गए, लेकिन उस बेचारगी भरी नजरों की फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजती रही। सगाई का कार्यक्रम पूरा हुआ। जब मेरी बहन और उसके होने वाले पति ने मेरे पैर छुए तो मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी बहन की होने वाली सास जो मेरे पीछे खड़ी थी, मेरे कंधे पर हाथ रखकर हमदर्दी जताने, देख मीरा, मेरी होने वाली बहू को अपनी जैसी किस्मत का आशीर्वाद मत देना, इसकी किस्मत बहुत बुलंदियों पर है। मेरा बेटा बहुत अच्छा कमाता है और हमारे घर में बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा तो उन्होंने फिर कहा, बुरा मत मानना बेटा, लेकिन अब तुम भी कुछ हिम्मत करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि बार बार पति के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। अब तो तुम्हारा बेटा भी स्कूल जाने लग गया है, कुछ करने की कोशिश कर सकती हो। उनकी बातों ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैंने अपने पति की ओर देखा, वो बिना किसी भाव के बैठे थे, लेकिन मुझे यकीन था कि ये सब बातें उनके कानों पर भी पहुंच रही थी। फिर भी उन्होंने चुप रहकर मेरी मर्यादा रखी। सच कहूं तो ये सब अब मेरे कारण ही हो रहा था। मेरा गुस्सैल स्वभाव,
मेरी छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बना लेने की आदत, मायके में आकर अपना दुखड़ा रोने की प्रवृत्ति, और यही सब वजह थी कि मेरे ससुराल वालों की छवि यहाँ इतनी खराब हो गई थी। मेरे पति अच्छे इंसान थे, मेरी सास भी समझदार थी, ननद दिव्या हर समय भाभी भाभी करती मेरे पीछे लगी रहती, घर में सब मिलजुल कर काम करते, पति की खुद की दुकान थी जो ठीक ठाक चलती थी। हाँ, आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमारी जरूरतें पूरी हो जाती थी। फिर भी जब कभी मायके आती तो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर मैं ही रोना धोना कर लेती। जैसे जब सासू माँ ने बीमार होने के कारण मुझसे मायके जाने से पहले खाना बना देने को कहा तो मैंने उसे भी बहू पर जुल्म बना दिया। या जब प्रेगनेंसी के दौरान पति ने डॉक्टर की सलाह पर मुझे बाहर का खाना न खाने दिया तो मैंने मायके आकर कह दिया कि मेरा पति तो मुझ पर खर्च ही नहीं करता, पति नहीं कमाता है, ऐसा भी नहीं। धीरे धीरे मम्मी को भी लगने लगा कि मैं बहुत दुखी हूँ। पापा तो मुझे समझते थे, लेकिन माँ मेरे शब्दों में छिपे असलियत और गुस्से में निकले झूठ को समझ नहीं पाई। अब मायके में मेरी पहचान बेचारी और ससुराल की पहचान जालिम हो चुकी थी। पर आज जब सबके सामने मेरी स्थिति का मजाक बना, तब मुझे एहसास हुआ कि ये सब मेरे ही कारण हो रहा। मैं खुद अपनी मर्यादा को चोट पहुंचा रही थी। लोग मेरी हमदर्दी नहीं कर रहे थे, बल्कि मेरी बेचारगी का तमाशा देख रहे थे। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने घर की बातें बाहर नहीं लेकर जाऊंगी। मेरा ससुराल मेरा घर है और मैं इसमें खुश हूँ। मैंने अपने पति से माफी मांगी और उन्होंने बिना शिकायत मुझे माफ भी कर दिया। और अब जब भी कोई कुरेदता तो मेरा जवाब एक ही होता, मेरा ससुराल है, मैं अपने परिवार में खुशी के साथ रहती हूँ। मेरी चिंता करने के लिए मेरे पति हैं और किसी को भी मेरे लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस कहानी से हमारे नौजवान पीढ़ी की बच्चियों को, बहुओं को एक शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति जो भी हो, आपका घर है, परिवार आपका है, लोग आपके अपने हैं, तो जहां तक हो सके उनसे मिलके बनके चलिए और बात का बतंगड़ बनाकर कहीं और पेश करने की कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मौसमी मैम, बहुत ही प्यारी कहानियां, बहुत ही प्यारा सेशन आज का स्टोरी टेलिंग का। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को कि आपको कहानियां कैसी लगी हैं, अच्छी लगी हैं। बहुत समय से आप हमारे साथ में कहानियां सुन रहे हैं, तो आप हैंड रेज करें और आज के सेशन के लिए थोड़ा सा अपना फीडबैक आप शेयर करें। हैंड रेज करने के लिए एक हाथ का बटन है आपकी स्क्रीन पर, आप उसे दबाएंगे तो एक कतार बनेगी और हम एक एक करके आपका जब नाम लेंगे तब आप माइक अनम्यूट करें। तो हमारे साथ में सबसे पहले हैं भारत भूषण सर। सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और आज का अपना फीडबैक आप हमें हमारे साथ शेयर करें। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। आज जो आपने कहानियां सुनाई ना, वो अच्छी नहीं थी। बहुत अच्छी थी। हाँ, समझ गया। बहुत बहुत अच्छी थी। और थैंक यू सो मच अच्छा भारत लगता सर। है, आपने आज बहुत अच्छी कहानियां सुनाई थी। आज कुछ अलग हटके भी सुनाया था आपने, तो बहुत अच्छा लगा। खास तौर से वो रिटायरमेंट वाली बात, वो तो सभी की व्यथा होती है। हाँ, सच में कुछ मैंने क्या करे, इंसान कंफ्यूज। हाँ, और वो गिफ्ट देने वाली बात, क्या गिफ्ट दे और क्या ना दे, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। जी बिल्कुल। आज भारत सर के शायद मन का हाल कहानियों में आ गया, तो भारत सर बहुत खुश हो रहे हैं कि बहुत बिल्कुल सही बात। आपने पहली बार सही बात कही है आज। थैंक यू सो मच भारत सर, थैंक यू सो मच। भारत सर जोक्स भी बहुत प्यारे प्यारे सुनाते हैं। एक छोटा सा किस्सा सुना दूं, आप कहें तो? हाँ जी सर, छोटा सा। बिल्कुल। तो रिटायरमेंट के बाद में शर्मा जी की पत्नी का बर्थडे था, उन्होंने केक का ऑर्डर कर दिया, तो एक वर्ड की वजह से पूरे घर में धमाल हो गया। उनकी पत्नी का नाम था तपस्या, और तपस्या की जगह आ गया हैप्पी बर्थडे समस्या। ओहो सर, वेरी नाइस। भारत सर, आप तो कहीं ना कहीं से बात निकाल ही लेते हो। सही बात है ना। बिल्कुल, भारत सर के पास में बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान है। इनको इसी वजह से बहुत सारे
किस्से भी याद रहते हैं, और मशरूम मैम उनको कहानियां बहुत सारी 34 साल हो चुके हैं शादी को हमारे को। हाँ जी सर। 34 ईयर हो चुके हैं। वंडरफुल सर, वंडरफुल। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच भारत सर। अब हमारे साथ में है विजय कदम मैम। विजय मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और अपना फीडबैक आप हमारे साथ शेयर करें। तो पहले से एक तो एक से बढ़कर एक इतनी कहानी अच्छी थी, उसमें से कुछ ना कुछ लेना और भी अच्छा है। आदमी भी संभल जाएगा और समस्या भी खत्म हो सकती है। क्या बात है मशरूम, है ना? और बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। कहानी एक से बढ़कर एक थी, और इससे और ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकती। और हर बार अच्छी रहती है। और एक बार रोई, वो गुरु शिष्य की कहानी में रोई थोड़ी सी, बस बाद में हंसी। मैंने कोशिश की थी आज आप लोगों को हंसाने की। इसलिए तो बोली ना, अच्छा लगा, बढ़िया लगा। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच विजया मैम। और हाँ जी, हाँ जी मैम बताएं। दर्शना, दर्शना कैसी है तू? बहुत बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? अरे मेरी बहन गुजर गई, इसलिए मैं कल नहीं आई थी। आज 5 दिन हो गए, शुक्रवार को गुजर गई। तो मैं जाऊंगी ठाणा शुक्रवार के दिन, हाँ शनिवार जी, को और रविवार को ठाणा। बिल्कुल मैम, अपना ध्यान रखें। मौसम ऐसा है कि डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, अभी उधर रहना भी पड़ेगा। बहन की 2 बेटियां है, वो बोली थोड़े दिन हमारे पास भी रह जा। ठीक है मैम, आप सबका ख्याल रखते हैं हमेशा से। आप खुद का भी वहां पे जाके ख्याल रखें पूरा। हाँ, जैसा जैसा होगा तो ज्वाइन हो जाऊंगी, नहीं होगा तो नहीं होगी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको बिल्कुल, मैं कल भी मिस कर रही थी, आपने लेट ज्वाइन किया था, लेकिन आप हाँ। जब भी ज्वाइन करेंगे हम आपको यहीं पे मिलेंगे मैम। ओके, थैंक यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में अभी कुलविंदर मैम है। कुलविंदर जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और हमारे साथ शेयर करें आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल सभी को। और बहुत अच्छी लगती है मौसमी मैडम की कहानियां, तो दिल को छू जाती हैं, कई हंसा जाती हैं, गुदगुदा जाती हैं, अंदर से याद आ जाता है कि भी ये हाँ लाइफ में सब होता है। बाकी हाँ, रिटायरमेंट के बाद ये तो हर एक के साथ ही चलती है। चलो, आपने आज अच्छा किया, बहुत अच्छी सुनाई और बहुत बढ़िया लगी। और गुरु शिष्य वाली तो बहुत अच्छी लगी कि थैंक यू सो एक मच। किसी भी गुरु हालत जिंदगी में में नहीं, एक ईश्वर जिंदगी में गुरु चाहिए ही चाहिए सबको। चाहिए ही बिना चाहिए। गुरु और के अगर गति आपके कोई नहीं है। गुरु नहीं है तो याद रखिए श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जो है वो जगत गुरु है। तो कुछ नहीं तो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इतना जप करते रहे। यानी कस के श्री कृष्ण के चरण को पकड़ के रखें तो भी हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मैडम, आपको मैं एक अपनी बात सुना रही हूँ, खुद की पर्सनल। मेरी थोड़ी बेटी को प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैं डर गई थी। मतलब जब भी, हालांकि मेरी ऐसी नेचर थी बचपन से लेके आज तक कि मैंने बिना पाठ किए खाना नहीं खाना। कुछ 2-4 सालों से मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मेरी बेटी को प्रॉब्लम हो गई थी कोई, कोरोना की वजह से। तो मैं अंदर से डर गई थी। जब भी पाठ करने बैठती थी ना, तो वो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। मेरा बीच में ना थोड़ा अभ्यास छूट गया था। अब जिस दिन की भजन संध्या में मैंने पार्ट लेना शुरू किया या भजन कीर्तन सुनाती हूँ, करती हूँ, तो अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है कि भी हाँ, मेरे को दोबारा पाठ करना चाहिए, बैठ के ये कीर्तन करना चाहिए। अब धर्म से मैं डेली की डेली थोड़ा अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ। मैं बढ़िया। कहती हूँ जैनवाइज ने ना थैंक यू है कि मेरे को इतना सहारा दिया है। नहीं तो मैडम मैं बहुत अंदर से वो हो गई थी परेशान अपनी बेटी की वजह से। तो मैं कहती हूँ बहुत बहुत थैंक यू है जैनवाइज का। मेरी लाइफ में तो बहुत इसका महत्व है। आपकी स्टोरियां सुन लेती हूँ, भजन संध्या सुन लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मैडम। बस ऐसे ही हमारा साथ निभाते रहिए। आप लोग सुनते हैं इसलिए हमें भी उत्साह रहता है कि हम एक से एक कहानियां ढूंढ के लाने की कोशिश करते हैं। हमारी नहीं, पूरी टीम, थैंक यू जनवरी की मैडम, पूरी थैंक यू, टीम इसी में लगी बहुत रहती है अच्छा लगता है। कि स्टोरी टेलिंग सेशन इतना इंटरेस्टिंग हो, हर तरह के, हर किसी के मन का कुछ ना कुछ हो। और आप लोग सब सारे लोग नहीं देते हैं फीडबैक,
लेकिन आप सब लोग कुछ ना कुछ बोलिए, अच्छा लगेगा। और इतने अच्छे साथी मिले हैं ना जनवाइज से, बहुत बढ़िया। हाँ। जैसे विजय जी हो गए, भारत भूषण जी हो गए, सुमी ये जी लोग हो तो गए, सब हैं रीना मैडम हो गए, जनवाइज के दूसरे बहुत चेहरे अच्छे हैं ये अच्छे लोग। फ्रेंड्स मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले अरे हैं। हम कभी कनीजा छोड़ेंगे बेगम भी है, नहीं। काफी है, उमा मैडम है, हमारा ग्रुप है एक, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। ईश्वर करे हमारा कारवां इसी तरह बढ़ता रहे, हम द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ते रहें, हमारे साथियों की हाँ, संख्या बढ़ती रहे। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसे ही थैंक यू होगा। मैडम, थैंक यू। कुलविंदर मैम, बहुत ही प्यारा फीडबैक आपने हमारे साथ शेयर किया। विजय मैम आपने भी, और भारत सर आपने भी। कुलविंदर मैम, आपने कहा कि भजन संध्या से आपका और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो बहुत ही जल्द हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हो सकेगा तो डेली एक भजन सत्संग किया जाएगा जनवाइस की तरफ से, ये ताकि अच्छा सभी। होगा, बढ़िया होगा। बहुत अच्छी बात है। हम एक बार सभी से पूछा भी जाएगा कि आपको कैसा लगेगा, और अगर बैंडविड्थ हुई तो ये जरूर किया जाएगा। और तो अच्छा कुलविंदर ही मैम, लगेगा ना, भजन संध्या बोले तो सबको ही अच्छे लगते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप अपनी तरफ से भी लिखते रहा कीजिए, ऐसा आप जब जर्नलिस्ट को लिखते हैं ओके। तब ऊपर तक जाता है, सभी सुनते हैं इस चीज को। और भारत सर एक बार और कुछ कहना चाह रहे हैं। भारत सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी, राधे राधे। एक गाने की एक लाइन याद आ गई थी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अभी सुना दें आपके। हाँ जी सर। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या कहें क्या करें आपसे, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू, इतना प्यार मैं कहाँ रखूंगी अरे सर पे, पलकों पे। है इसलिए तो बोल रहे हैं ना। ऐसा नहीं। अच्छा, तो अभी आज वो चल रहा था ना, अभी रिटायरमेंट वाला, तो एक थोड़ा सा, अब आजकल क्या है कि शॉर्ट मैसेज का जमाना आ गया, टेक्स्ट मैसेज, तो उसमें बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो घर में एंट्री भारी पड़ जाती है। तो गुप्ता जी सुबह घर से निकले थे, तो उनकी पत्नी का सर में दर्द था, तो उनको अचानक ध्यान आया 3 बजे, तो उन्होंने उनको मैसेज किया, कैसा है सिर दर्द लिखना था, और उसने लिख दिया कैसी हो सिर दर्द। और गुप्ता जी रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन वो घर में घुसने का बहाना ढूंढ रहे हैं। वेरी नाइस। भारत सर, आपने ठहाके लगवा दिए हैं स्टोरी टेलिंग सेशन में, थैंक यू सो मच। और भारत सर, ये लगता है अपना तजर्बा सुना रहे हो, आपने हाँ जी, कभी ना कभी भाभी जी को कहा होगा ऐसे। हाँ, तो आप, ऐसा होता है ना, आप भी थी या जग भी थी, आप भी थी, सुनानी चाहिए। हाँ, सही है, देख लो हमने पकड़ लिया आपको। थैंक यू सो मच भारत सर, थैंक वैसे यू में सो मैंने मच। एक कहानी बनाई थी, हाँ जी, थोड़ा सा उसमें एक बार। अभी चल रहा है उसका, तो मैं उसका जो है लिख के और आपके पास में भिजवा दूं, आप उसको अगर सुनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका नंबर तो है नहीं, मैं अपने होस्ट के पास में भेज देता हूँ। हाँ 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 जी सर, हाँ बिल्कुल, जी। दर्शना मैं को आपको भेजिए, मैं आप आपको पिन दर्शना करती को हूँ अभी भेजिए, इवेंट। मुझे मिल जाएगी। हाँ और जी, हाँ दर्शना जी का नंबर है मेरे पास में। हाँ सर, मैं आपको नहीं, मैं अभी दूसरा नंबर है मेरे पास में, मैं अभी इवेंट के बाद में आपको उससे एक बार मैसेज कर दूंगी। और सरिता मैम हमारे साथ है, सरिता मैम कुछ कहना चाह रही है। सरिता मैम प्लीज बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून। मैम बहुत अच्छा मैम, आज जस्ट कहानी सुनाई, हंसते हंसते लोटपोट हो गया। मैम, हमने तो कहा कि है, सजो तो आफत, ना सजो तो आफत। जब सजने लगे तो पति कहते कि क्यों नहीं सजने लगी इतना, कहा जा रही सज सवर के, जब हम बैठे देखने वाले तो हैं, और ना सजो तो कहते कि क्यों नहीं सज रही हो, हमारे लिए क्यों नहीं तैयार हो रही हो। उसी तरह रिटायरमेंट वाला हाल हो जाता है। थैंक यू थैंक मैम, यू सो बहुत मच अच्छा था। सरिता मैम, थैंक यू सो मच। और भानु मैम, भानु गरसोदिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बताएं। हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ, कहानियाँ तो बहुत अच्छी है, होती है, दिल को छू जाती है। और दूसरी बात ये, भारत सर और भारत भूषण सर और विजया मैम को कहीं नहीं जाना है, हर इवेंट में रहना ही रहना है, बहुत मजा आता है बहुत बोलो सुंदर। जेनवाइज के एसेट हो गए हैं, हाँ, जेनवाइज के जेल एसेट हो में गए।
हम जैन वाइस के सदस्य हो गए, फिर तो बहुत मजा आ रहा है, जिंदगी कुछ और ही लग रही है। हर इवेंट में मैं शामिल होती हूँ, बहुत मजा आ रहा है। बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आप लोग इस तरह से जब पार्टिसिपेट करते हैं बातचीत में, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग चुपचाप सिर्फ कहानियां सुने ही ना, मैं बाकी लोगों को बोल रही हूँ, जो लोग, आप लोग भी हैंड रेज कीजिए, आप लोग भी बोलिए। आज शायद वक्त की थोड़ी सी पाबंदी होगी, लेकिन अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम सबके विचारों को सुने। अच्छा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मौसमी मैम, थैंक यू सो मच भानु मैम, बहुत प्यारे विचार आपने शेयर किए हैं। विजया मैम आप बताएं, उसके बाद हम सेशन को आज समाप्त करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हाँ, हैं? मैं बोल रही हूँ तेरा नंबर भी दे, और हमारा जो ग्रुप बना है मोस्टली मैम, कभी भी जब तुम्हें टाइम मिलेगा तो एक बार तो आकर देख तो लो, अच्छा हाँ लगेगा। जी, हाँ जी मैम। विजया मैम आप किधर जा रही हो? मैं थाना में जा रही हूँ, बड़ी बहन गुजर गई, उसके बेटी के पास जाऊंगी, उधर ही रहूंगी थोड़े दिन। पर इवेंट में तो हो सकोगी ना? हाँ, पर इतना जैसे रोज होता है ऐसा शायद कम हो जाएगा। सर, ज्यादा। हो सके तो रहना, बहुत मजा आता है आपके साथ। हाँ, थैंक यू। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का इवेंट मौसमी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज बहुत ही प्यारे फीडबैक आए हैं, सभी ने बहुत खुलकर एंजॉय किया है। और इसी के साथ में हम आज का स्टोरी टेलिंग विद मौसमी मैम को यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले मंगलवार को मौसमी मैम के साथ फिर से। अगली बार कुछ अलग कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां शेयर होंगी। तो अपने अगर बच्चे हैं छोटे घर में, या फिर आप भी खुद अपने बचपन को फिर से याद कर पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। तो इसलिए सभी बच्चों को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं जेनवाइज एप्लीकेशन से, इवेंट को सेलेक्ट करके, और डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। उनको पंचतंत्र की कहानियों का फॉरवर्ड चला जाएगा और वो भी आसानी से अपने फोन से ज्वाइन कर पाएंगे। तो इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।